हेलो फ्रेंड्स, आज तक हमने जो भी द स्पीकिंग ट्री सेक्शन में वीडियोस अपलोड की हैं उन वीडियोस पर आपने बहुत प्यार दिखाया है। बहुत सारे व्यूज़ वहाँ पर आए हैं क्योंकि ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें इंग्लिश तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता लगता है कि हम ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, हम ज़िंदगी में कैसे सफल हो सकते हैं। ओवरऑल ज़िंदगी जीने की जो आर्ट है, जो कला है, वो इन वीडियोस के माध्यम से, इन आर्टिकल्स के माध्यम से हमें पता लगती है। तो एक नई आर्टिकल के साथ आपके सामने आज फिर से हाजिर हैं और इस आर्टिकल के अंदर भी आपको इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा, अपने माइंड को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा क्योंकि इन आर्टिकल्स का सेंस बहुत डीप होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टाइटल दिया है इस आर्टिकल को, वाई इज साधना इसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्या अर्थ हुआ? वाई क्यों, इज है साधना, इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, फॉर के लिए, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक और ग्रोथ का मतलब होता है उन्नति, प्रगति या विकास। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि आध्यात्मिक विकास करने के लिए साधना क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो आध्यात्मिक विकास के बारे में, साधना के बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा ही और काफ़ी डिटेल में आपको इस आर्टिकल के अंदर पता लगने वाला है। तो चलिए आर्टिकल को डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल अरूप मित्रा का है और ये लिखते हैं, ए क्वेश्चन ऑफन कम्स टू माइंड। एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, ऑफन अक्सर, कम्स आता है, टू माइंड दिमाग में। एक प्रश्न अक्सर दिमाग में आता है, इफ़ वन लीड्स ए जस्ट लाइफ। इफ़ यदि वन कोई व्यक्ति लीड करता है, जीता है, ए जस्ट लाइफ। देखिए जस्ट का मतलब क्या है? न्यायोचित, अच्छा, बुराइयों से जिसके अंदर बुराई ना हो। तो अगर कोई व्यक्ति न्यायोचित जीवन जीता है, लाइक जैसे कि मान लीजिए वो फॉलो करता है, वो अपनाता है द बेसिक टीनेट्स। टीनेट का मतलब होता है सिद्धांत या नियम, ऑफ प्रिंसिपल्ड लाइफ। प्रिंसिपल का मतलब भी सिद्धांत से होता है और प्रिंसिपल्ड लाइफ का मतलब एक सिद्धांतवादी जीवन। सिद्धांतवादी जीवन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एक ऐसा जीवन जिसमें बुराई नाम की चीज़ नहीं होती है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह के जीवन को, सिद्धांतवादी जीवन जीता है, सच और उन सिद्धांतों में वो क्या रखता है, सच एज ऑनेस्टी, यानी कि अपने जीवन में वो ऑनेस्टी दिखाता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, लव फॉर ट्रूथ, सत्य के प्रति प्रेम रखता है, एंड कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, ठीक है, और उसके मन में दूसरों के प्रति दया की भावना होती है। तो भाई ये सारे के सारे गुण जो है एक प्रिंसिपल्ड लाइफ के ही तो हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी भी है, व्यक्ति सत्य से भी प्रेम करता है, व्यक्ति के अंदर दूसरों के प्रति दया भी है। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जीवन जीता है, इज़ इट देन नेसेसरी, तो क्या फिर भी आवश्यक है टू मेक स्पिरिचुअल एफर्ट। कि स्पिरिचुअल का मैंने अभी बताया था आध्यात्मिक, एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, टू अटेन, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना और डिविनिटी का मतलब होता है दिव्यता, ईश्वरीयता, है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जीवन जीता है तो क्या फिर भी उसके लिए आवश्यक है कि वो दिव्यता पाने के लिए आध्यात्मिक प्रयास करे। तो आगे आंसर लिखा है, येस, हाँ, बाय सिंपली टेकिंग recourse टू राइटसनेस वन कैन नॉट अटेन डिविनिटी। हाँ, बाय सिंपली टेकिंग रिकोर्स, रिकोर्स का मतलब होता है सहारा, केवल सहारा लेकर, टू राइटसनेस मतलब अच्छाई का, है नी, केवल अच्छाई का सहारा लेकर वन कैन नॉट अटेन डिविनिटी, एक व्यक्ति जो है डिविनिटी को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कि केवल अगर वो अपना जस्ट लाइफ जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है, सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ जीवन जी रहा है, तो सिर्फ इतने मात्र से ही उसको दिव्यता हासिल नहीं हो सकती। एक्चुअली द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू अटेन डिविनिटी। एक्चुअली वास्तव में यानी क्या है, द होल ऑब्जेक्टिव, जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है नी, ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन का, यानी कि मनुष्य के जीवन का जो सर्वोत्तम गोल है वो क्या है, इज़ टू अटेन डिविनिटी, दिव्यता को प्राप्त करना है। आपने सुना भी होगा कि मनुष्य के जीवन का अंतिम गोल जो होता है वो आध्यात्मिकता को प्राप्त करना होता है, दिव्यता को प्राप्त करना होता है। द अर्लियर इज हैपन्स इन लाइफ, और ये दिव्यता जितनी जल्दी जीवन में आ जाए, द बेटर, उतना ही अच्छा है।
यानी कि दिव्यता अगर लाइफ में आ रही है तो आदमी बुराइयों से बचेगा, अच्छाई की ओर जाएगा। तो जितना जल्दी जो है ये दिव्यता आपके जीवन में आ जाए उतना ही अच्छा है। फॉर दिस, इसके लिए साधना इज़ नीडेड, इसके लिए साधना की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज, क्योंकि एज दे से, क्योंकि लोग कहते हैं ए स्लीपिंग लायन कैन नेवर कैच ए प्रे। प्रे का मतलब होता है शिकार और कैच का मतलब पकड़ना। क्योंकि लोग कहते हैं कि एक सोया हुआ शेर शिकार नहीं पकड़ सकता, समझ रहे हैं ना। तो सोया हुआ शेर शिकार नहीं पकड़ सकता, क्या मतलब कि अगर हम आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे तो हम आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये सिर्फ जो है डिविनिटी या स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करने के लिए ही ये बात सही नहीं है, बल्कि ये एनी वॉक ऑफ लाइफ, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हो वहीं पे भी ये बात फिट बैठती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस फील्ड में आप सक्सेस अर्जित करना चाहते हो, अगर आप वहाँ पे प्रयास नहीं करोगे तो सफलता वहाँ पे नहीं मिलने वाली है। तो प्रयास करोगे तो सफलता मिलेगी। तो आगे पढ़ते हैं। वॉट एवर द पाथ यू मे टेक, आप चाहे कोई सा भी पाथ अपनाओ, आपका पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। आप चाहे कोई सा भी रास्ता लो, अल्टीमेटली अंतिम रूप से साधना मीन्स डीप कंटेम्पलेशन। साधना का मतलब क्या होता है, साधना का मतलब होता है डीप कंटेम्पलेशन। डीप का मतलब होता है गहरा और कंटेम्पलेशन का मतलब होता है चिंतन। साधना का अर्थ है गहरा चिंतन करना, पूरा मन से डूब के चिंतन करना। इन लोनलीनेस, लोनलीनेस का मतलब होता है एकांत में, यानी कि एकांत में बैठकर पूरा मन से पूरा गहराई के साथ चिंतन करना ही साधना है, अकॉर्डिंग टू रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के अनुसार। तो यहाँ पे आपको पता चला कि साधना क्या है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अकेले में गहरा चिंतन करना ही साधना है। वन हैज़ टू डाइव डीप इनटू द ओशियन। एक व्यक्ति को, ओशियन का मतलब होता है समुद्र, डाइव का मतलब गोता लगाना, डीप का मतलब गहरा। एक व्यक्ति को गहराई के साथ समुद्र में गोता लगाना पड़ता है, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली वैन, और ये केवल तभी संभव है वन विड्रॉज फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स फॉर सम टाइम, जब एक व्यक्ति अपने आप को कुछ समय के लिए वर्ल्डली अफेयर, सांसारिक कार्यों से, सांसारिक झमेलों से, इस दुनिया की उलझनों से अपने आप को कुछ समय के लिए अलग कर ले, तभी जो है आप डीप कंटेम्पलेशन में जा सकते हो, तभी जो है गहरा चिंतन आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप वर्ल्डली अफेयर्स में अगर उलझे हुए हैं तो आपका दिमाग उधर नहीं लगेगा। कुछ समय के लिए आपको सारी दुनियादारी को भुला के डीप कंटेम्पलेशन में जाना पड़ेगा, और यही साधना है। एट लीस्ट, कम से कम इन द इनिशियल स्टेज, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक और स्टेज का मतलब अवस्था, और ऐसा कम से कम आपको प्रारंभिक अवस्था में तो करना ही पड़ेगा कि दुनियादारी को भुला के कुछ समय के लिए आपको डीपली जो है कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा। एट ए लेटर स्टेज, और जो बाद की अवस्था होती है, यानी कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है साधना करने की, एन एक्सपीरियंस्ड साधक, तो एक जो एक्सपीरियंस्ड साधक होता है, जो तजुर्बेकार साधक होता है, में कंबाइन साधना विद हिज डे टू डे एक्टिविटी वेरी इफ़िशियंटली। तो वो अपनी जो साधना है उसको कंबाइन कर लेता है, वो जोड़ लेता है डे टू डे एक्टिविटी के साथ। यानी कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी साधना करने की, तो फिर आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए भी बड़ी इफ़िशियंटली, बड़ी आसानी से साधना कर सकते हो। बट इन द बिगनिंग, लेकिन शुरुआत में, वन हैज़ टू टेक सम टाइम आउट फॉर स्पिरिचुअल परसूट। लेकिन शुरुआत में तो आपके जो स्पिरिचुअल परसूट हैं, जो स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, और परसूट का मतलब होता है पीछा करना, उद्देश्य, तो जो आपका आध्यात्मिक उद्देश्य है उसके लिए आपको जो है शुरुआत में तो ये सब करना ही पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस ऑन ए रेगुलर बेसिस, और आपको जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 मिनट की साधना की और फिर 4 दिन के बाद की, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आप लंबा समय नहीं दो, 5 मिनट से डे दे रहे हो तो वो दो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे अगर आप साधना को दोगे तभी आपको साधना की प्रैक्टिस होगी।
अदरवाइज़ अन्यथा इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत आसान होता है फॉर ए स्ट्रीम, एक झरने के लिए, एक धारा के लिए, एक नदी के लिए, टू लूज़, खो देने के लिए, इट्स पाथ, अपना रास्ता, इन द डेजर्ट सैंड, रेगिस्तान में, ऑफ द वर्ल्डली अफेयर, इस दुनिया के झमेले के। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको रेगुलर बेसिस पे साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी भी व्यक्ति के लिए गलत रास्ते पे जाना तो जो है बहुत आसान होता है। रामकृष्ण सेज नेवर अलाउ सैटिटी टू ओवरकम यू। रामकृष्ण कहते हैं कि नेवर अलाउ, कभी भी अलाउ मत करना, सैटिटी को मतलब संतुष्टता को, टू ओवरकम यू, आपके ऊपर जीत पाने के लिए, यानी कि आपके ऊपर हावी हो जाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि कभी जीवन में संतुष्ट मत हो जाना। संतुष्ट ना होने का मतलब ये है कि जीवन में सतत प्रयास करते रहना। कीप स्ट्रगलिंग टू मूव अहेड मोर एंड मोर, कीप स्ट्रगलिंग, संघर्ष करते रहना, टू मूव अहेड, आगे बढ़ने के लिए, मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयास करना ताकि आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि जब आदमी किसी बात को लेके पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं मुझे और आगे कुछ नहीं चाहिए, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड विद दैट, तो वो आगे प्रयास क्यों करेगा? आगे प्रयास तभी करता है व्यक्ति जब आप वर्तमान में जो उसके पास है, जब उससे वो फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होता, तभी कुछ ज़्यादा पाने की कोशिश करता है। तो वो यही कह रहे हैं कि आप जो है, जो भी आपने अटेन किया है उसको लेकर आप संतुष्ट मत होना, और आगे बढ़ने के लिए अधिक से अधिक आप एफर्ट करते रहना, स्ट्रगल करते रहना। ग्रेजुअली बॉडी एंड माइंड गेट यूज टू दिस सीकिंग। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है और आपका जो माइंड है, गेट यूज टू, वो यूज टू हो जाएगा, आदतन हो जाएगा, यानी कि उसको आदत लग जाएगी दिस सीकिंग, इसको खोजने में, यानी कि चाहे वो आध्यात्मिकता हो, यहाँ तो आध्यात्मिकता की ही बात हो रही है, या कोई दूसरा फील्ड हो। तो जब आप किसी चीज़ को लेकर फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो फिर, और स्ट्रगल करते रहेंगे उसको पाने के लिए, तो फिर आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है उसी दिशा में फिर यूज टू हो जाएगा। दस इस प्रकार से पेशेंस इंक्रीजेज, इस प्रकार से जो धैर्य है वो बढ़ेगा, एंड कैपेसिटी टू गेट एनहेंस्ड, और जो आपकी क्षमता है वो भी एनहेंस हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी। द फिनोमिनन ऑफ ट्रांस इज नॉट एन इल्यूजन। द फिनोमिनन का मतलब होता है घटना, ऑफ ट्रांस का मतलब होता है समाधि, इज़ नॉट एन इल्यूजन। और जो समाधि लगने की घटना है वो कोई इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। क्योंकि अगर आप किसी के सामने बात करते हो कि यार जब आदमी डीप कंटेम्पलेशन में चला जाता है, साधना में चला जाता है, तो उसको समाधि लग जाती है, तो कुछ लोग तो आपकी बात को बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है, सही है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ये भ्रम है, समाधि वमाधि कुछ नहीं होती है। तो वो यही कह रहे हैं कि जो समाधि लगने की घटना है वो एक भ्रम नहीं है। वन माइट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द सेल्फ। समाधि के दौरान एक व्यक्ति सेल्फ से, अपने आप से डिटैच हो जाता है, अपने आप से अलग हो जाता है, एंड द सराउंडिंग्स, और सराउंडिंग का मतलब आसपास का जो भी वहाँ पे है नहीं, आपके आसपास जो कुछ है उससे और अपने आप से आप जो है समाधि के दौरान डिटैच हो जाते हो, बिल्कुल अलग हो जाते हो, आपको याद ही नहीं रहता, आप सब कुछ भूल जाते हो। एंड मर्ज विद समथिंग एल्स, और कुछ और, समथिंग एल्स, और किसी और ही शक्ति के साथ आप मर्ज हो जाते हो। मर्ज का मतलब होता है घुल मिल जाना, उसी में समाहित हो जाना। तो जब आपको समाधि लगती है तो आप अपने आप को और अपने आसपास की सारी चीज़ों से डिटैच होकर आप किसी और शक्ति के साथ जुड़ जाते हो। दो दैट समथिंग एल्स, चाहे समथिंग कुछ भी, एल्स भी, चाहे कुछ भी हो, कॉम्पोनेंट माइट हैव बीन देयर इन अस, हमारे अंदर चाहे कुछ भी कॉम्पोनेंट हो, कुछ भी अवयव हों, ओनली वी मे नॉट हैव बीन अवेयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। तो समाधि के दौरान हमें किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस का कोई हमें जो है अवेयरनेस उसकी फिर नहीं रहती। यानी कि जब समाधि लग जाती है तो चाहे कुछ भी अवयव, कुछ भी कंपोनेंट हमारे अंदर हों, फिर उन कंपोनेंट के एग्जिस्टेंस की हमें फिर अवेयरनेस नहीं रहती, हमें फिर उसका होश हवास नहीं रहता, और फिर किसी दूसरी ही शक्ति में जाके हमारा मर्ज हो जाता है। इन हिज लॉन्ग पोएम, अपनी लंबी कविता में, टिंटन एबी विद विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिंग्स आउट दिस पॉइंट।
यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक लंबी कविता लिखी है जिसका नाम है टिंटन अभी, तो उसमें उन्होंने इस पॉइंट पे फोकस किया है, इस पॉइंट को वो बाहर लेके आए हैं। विद ग्रेट लूसिडिटी एंड क्लैरिटी, क्लैरिटी और लूसिडिटी का मतलब एक ही होता है, जिसका नाम है स्पष्टता, वो जिसका मतलब है स्पष्टता। तो बड़ी स्पष्टता से विलियम शेक्सपियर ने इस पॉइंट को क्लियर किया अपने पोयम में, एज ही डिस्क्राइब्स, और वो वर्णन करते हैं हिज ओन स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद ने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, प्रकृति का कवि। उनकी मोस्ट ऑफ द पोएम जो है वो प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं, तो वो अपना स्वयं का एक्सपीरियंस उस कविता में डिस्क्राइब करते हैं। ए टाइम अराइव्स, एक समय ऐसा भी आता है, व्हेन ही फील्स, जब वो महसूस करते हैं, ही हैज़ कम्प्लीटली मर्ज, कि वो पूरी तरह से मर्ज हो गए हैं, पूरी तरह से घुल मिल गए हैं विद नेचर, प्रकृति के साथ। नथिंग रिमेनिंग एज ए, तब बाकी शेज, और अब बाकी कुछ भी नहीं बचा। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से प्रकृति मैं हो गया हूँ, प्रकृति में मिल गया हूँ, और जो है अब बाकी कुछ भी नहीं बचा है। दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, और यही सत्य की परख है, सत्य की पहचान है, सत्य का आभास है। रियलाइजेशन का मतलब आभास। सो इसलिए फ्रॉम हैविंग लव फॉर ट्रूथ, इसलिए सत्य से प्रेम रखना, टू इट्स रियलाइजेशन इज़ लॉन्ग जर्नी, सत्य से प्रेम रखना और सत्य को रियलाइज करना, सत्य का आभास करना, सत्य की पहचान करना एक लंबी यात्रा है। ये एक दिन में नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लंबा समय लगता है। लाइफ्स लॉन्गेस्ट जर्नी, और शायद ये जीवन की सबसे लंबी यात्रा है, दैट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड परसूड सिस्टमेटिकली, जिसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है और जिसको परसू करना पड़ता है। परसू का मतलब पीछा करना, यानी जिस यात्रा को या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीछा करना पड़ता है, कैसे? सिस्टमेटिकली, एक तरीके के साथ, स्टेप बाय स्टेप, विद इंटेंस एफर्ट, और इंटेंस एफर्ट का मतलब कठोर प्रयास, और जो है डिविनिटी को पाने के लिए, आध्यात्मिकता को पाने के लिए, सच्चाई के रियलाइजेशन के लिए कठोर प्रयास भी करना पड़ता है। एज बी मर्ज विद डिविनिटी, जब हम डिविनिटी के साथ मर्ज हो जाते हैं, यानी जब हम आध्यात्मिकता के साथ, दिव्यता के साथ जुड़ जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, उसी में घुल मिल जाते हैं, इट इस्टेब्लिशेज इट प्रोमिनेंस इन अस, तो ये अपनी जो प्रधानता है, जो प्रमुखता है, वो हम में इस्टेब्लिश कर देती है। यानी कि जब हम जो है डिविनिटी, दिव्यता के साथ घुल मिल जाते हैं, ईश्वर में हो जाते हैं, आध्यात्मिक शक्ति से हमारा जुड़ाव हो जाता है, तो फिर ये शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर बैठ जाती है। स्लोली द इंडिविजुअल रिजिडिटी डिसअपियर, और स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे हमारी जो इंडिविजुअल, हमारी जो अपनी व्यक्तिगत कठोरता है, हमारा जो अहंकार है, वो डिसअपियर हो जाता है, यानी वो जो है फिर चला जाता है, फिर मतलब हमारे अंदर नहीं रहता। जैसे वो एक कबीरदास जी का दोहा है ना, कि जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। वो कम्प्लीटली मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा सेंस है कि जब मैं था तो मेरे अंदर हरि नहीं थे, और जब अब ईश्वर मेरे अंदर है तो मैं नहीं हूँ। तो वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम आध्यात्मिकता को प्राप्त कर लेते हैं, तो आध्यात्मिकता हमारे अंदर जो है वो अपना स्थान बना लेती है, और धीरे धीरे हमारी जो कठोरता है, हमारा जो अहंकार है, वो समाप्त हो जाता है। एंड डिविनिटी टेक्स ओवर, और डिविनिटी जो है पूरी तरह से टेक ओवर कर लेती है, यानी कि पूरी तरह से आध्यात्मिकता का राज हमारे ऊपर हो जाता है। बाई इमेजिनिंग ए करेक्टर, एक करेक्टर को इमेजिन करके, एक करेक्टर की, एक पात्र की कल्पना करके, एंड इनेक्टिंग इट, और इसको इनेक्ट करके, है नी। जैसे कि मान लीजिए एक्टिंग का फील्ड है, तो पहले क्या होता है कि आपको कोई रोल दे दिया जाए, है नी, तो आप क्या करोगे कि जो रोल आपको दिया गया है, पहले आप उसको इमेजिन करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करोगे। तो वो कह रहा है कि इमेजिनिंग ए करेक्टर एंड इनएक्टिंग इट, पहले तो एक करेक्टर को इमेजिन करना और फिर उसके ऊपर जो है अभिनय करना। एन एक्टर एक्चुअली बिकम्स दैट कैरेक्टर हिमसेल्फ, ऐसे करके फिर वो व्यक्ति जो है वो करेक्टर ही हो जाता है। लूजिंग हिज ओन इंडिविजुअलिटी, और अपनी इंडिविजुअलिटी को वो खो देता है। सेज श्री रामकृष्ण इस बात को कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई कैरेक्टर, जब कोई व्यक्ति
किसी की भूमिका निभा रहा होता है, कोई रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस समय वो व्यक्ति जिसका रोल कर रहा है वही होता है, वो स्वयं नहीं होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल महाभारत में अभी इन्होंने नीतीश भारद्वाज ने श्री कृष्ण का रोल प्ले किया। हाँ, तो उन्होंने इतना अच्छे से उसको प्ले किया कि वो भूल गए कि मैं नीतीश भारद्वाज हूँ। उस समय उनको लगा कि मैं कृष्ण हूँ और लोगों ने उनके अंदर कृष्ण को देखा। जैसे महाभारत में अरुण गोविल ने जब राम के कैरेक्टर को प्ले किया तो वो भूल गए कि मैं अरुण गोविल हूँ। उस समय के लिए वो राम हो गए और लोगों ने उनके अंदर राम के दर्शन किए। एक वो थी क्या, दीपिका, जिन्होंने सीता का रोल प्ले किया था, उन्होंने भी एक्टिंग में महारत हासिल की और जब उन्होंने सीता के रोल को प्ले किया तो वो भूल गई कि वो दीपिका है। उन्होंने जो है सीता मैं होके वहाँ पे दिखाया, मतलब सीता ही हो गई वो एक तरह से, और लोगों ने उनको सीता माना। और आज भी कंडीशन ये है कि अगर ये लोग कहीं पब्लिक बेसिस पे चले जाते हैं तो बहुत सारे लोग इनको कृष्ण बोल के, इनको राम बोल के, इनको सीता बोल के इनके चरण को छूते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर में चले जाना, फिर खुद को भूल जाना और उस कैरेक्टर में ही ढल जाना करके है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम जो है डिविनिटी की ओर चले जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या हैं। तो सिमिलरली उसी प्रकार से आफ्टर रीचिंग द हाईएस्ट स्टेज, इसी तरह से जब हम हाईएस्ट स्टेज में चले जाते हैं, हम उच्चतम अवस्था में साधना की चले जाते हैं, डिविनिटी की चले जाते हैं, एज वन डिसेंड्स टू द वर्ल्डली अफेयर। तो उस समय अगर कोई वर्ल्डली अफेयर में आ भी जाए, यानी कि सांसारिक कार्यों में अगर वो सांसारिक कार्य भी उस समय करे, रिफ्लेक्शंस ऑफ द लार्जर रियलिटी रिमेन्स इंटैक्ट। तो जो रिफ्लेक्शंस हैं, जो प्रतिबिंब है, जो परछाई हैं लार्जर रियलिटी की, बड़ी सच्चाई की, रिमेन इंटैक्ट, तो वो उनसे इंटैक्ट रहता है व्यक्ति। कहने का मतलब जैसे इन्होंने शुरू में बताया था कि जब आप साधना की शुरुआत करते हो तो कुछ समय के लिए, जितनी देर के लिए आप साधना कर रहे हो तो उतनी देर के लिए आपको वर्ल्डली अफेयर्स को भूलना पड़ता है। लेकिन जब आप को प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अपनी डे टू डे लाइफ के काम करते समय भी साधना कर सकते हो। तो वही ये बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर लेता है साधना की, तो फिर जो है क्या होता है कि चाहे वो सांसारिक कार्यों में भी जुड़ा रहे, तो फिर क्या है, वो सब कार्य जो है वो उसको इंटैक्ट रहता है, वो उनसे मतलब उनमें वो शामिल नहीं होता मतलब वो उस पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ते। समझ रहे हो ना, कि वो उन सांसारिक कार्यों को करते हुए भी उनमें उलझता नहीं है, वो फिर भी जो है डिविनिटी की ओर ही अट्रैक्ट रहता है। देन वन comes to realize that the word is not separate from that entity। तब उसको एहसास होता है कि ये जो दुनिया है ये उस एंटिटी से, उस तत्व से, उस वस्तु से अलग नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक तो ये संसार है नहीं, एक ये संसार है, एक आध्यात्मिकता वाला संसार है, डिविनिटी वाला संसार है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये फिजिकल वर्ल्ड, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों के अंदर एक कनेक्शन है। ये तो जिसको डिविनिटी का ज्ञान नहीं है उसको लगता है कि वो दुनिया अलग, ये दुनिया अलग। इनके बीच में एक कनेक्शन है और ये व्यक्ति को तभी पता लगता है जब वो डिविनिटी को हासिल कर लेता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट विषय है वो यहाँ पे आ गया है। और आगे का जो ये पैराग्राफ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको खुद से पढ़ लेना। जो मेन विषय था वो यहाँ पे आ गया है, चूँकि आगे वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और लॉन्ग वीडियो को जो है आप देखना, वॉच करना पसंद करते नहीं हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।